Good morning student, this is the part 2 of chapter 4 chemical kinetics. In the last video we have discussed about the rate of reaction. Okay, so what is rate of reaction? Rate of change of concentration with respect to time is rate of reaction, है ना. rate मतलब speed क्या है, reaction की speed generally हम उस पर बात करते हैं. So today we are going to learn about the unit of rate of reaction and average rate of reaction, instantaneous rate of reaction and initial rate of reactions. ठीक है, बस इतने ही टॉपिक को कवर करेंगे. एंड अगर टाइम हुआ, if time permits, then we'll do some numerical also. ठीक है, which is based on this average rate of reaction, instantaneous rate of reaction और initial rate of reaction. इस पे based कुछ numerical जो important है. ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जो हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है IITs और नीट में भी पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो पहले यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यू नो कि डेल आर बाई डेल टी, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक, तो ऊपर क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन एंड दिस इज द टाइम, है ना. ये कंसंट्रेशन बता रहा है, और कैसा कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंसंट्रेशन है. ठीक है, हम कौन से कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन की, और ये टाइम है. ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना. दिस इज द यूनिट फॉर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर. और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर्स पर लीटर पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट. तो आप खुद से भी इसको फाइंड कर सकते हैं कि क्या है. ठीक है, समझ में आया ना. रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. ठीक है, या माइनस, रिएक्टेंट साइड में माइनस लिखते हैं, जो बताता है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, तो ऊपर हम रखते हैं कंसंट्रेशन, नीचे रखे हैं टाइम. तो वहाँ से हमने कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड. तो वहाँ से हमारा यूनिट निकल गया रेट ऑफ कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर पर सेकेंड. इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो आपको विदाउट यूनिट आप बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, है ना. यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग समझते नहीं है यूनिट की इंपॉर्टेंस, बट फिर भी से मेरा काम है बताना आपको कि यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. whenever you are solving any numerical, you should write, you must write the unit. Without unit the answer is not complete. Okay, so you should write the units. तो ये हो गया यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, तो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या फिर प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है. ठीक है, तो उसको एक हम ग्राफ से समझते हैं, एक कंसिडर करते हैं. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन कि आर जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. तो अगर हम रिएक्टेंट साइड का टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये शो कर रहा है टाइम. तो सपोज हमने इस टाइम से शुरुआत किया, ठीक है, 0 टाइम से शुरुआत किया. ठीक है, 0 टाइम से कुछ तो कंसंट्रेशन रहा होगा इसका. ठीक है, ऐसा कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी कंसंट्रेशन. तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा समय के साथ, क्या होगा, समय के साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा. ये ग्राफ समझ में आ रहा है ना. टाइम के साथ धीरे धीरे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और कंज्यूम होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. ठीक है, सो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 उसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसका कंसंट्रेशन, और धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, कम. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर आप यही ग्राफ प्रोडक्ट का बनाओगे तो क्या होगा, ये टाइम है एंड दिस शोज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो
टी इक्वल्स टू ज़ीरो है ना, अगर मैं टी इक्वल टू ज़ीरो की बात करूँ तो उस समय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा क्या? जवाब नहीं है ना, टी इक्वल्स टू ज़ीरो में कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होगा, तो उस केस में उसका ज़ीरो होगा कंसंट्रेशन। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्या होता जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। ठीक है, ओके। सो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। यू कैन सी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो यहाँ से हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट समझते हैं। ठीक है, एवरेज रेट हम कब निकालते हैं? जब हमको दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने एक टाइम लिया T1, दूसरा टाइम लिया T2। ठीक है, मुझे निकालना है कि इस टाइम इंटरवल में व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको मैं क्या बोलूँगी? आर एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं मतलब जितने भी हमारे पास डेटा हैं उसको डिवाइड करके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा है ना, तो ये एवरेज हमको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसको हम बोलेंगे आर एवरेज। ठीक है, सपोज ये T1 T2, T1 पे जो कंसंट्रेशन था वो R1 है। ठीक है, और T पे जो कंसंट्रेशन था वो R2 है। सो आर ए वी कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा T। ठीक है, डेल्टा R क्या हो गया यहाँ पर? माइनस R2 माइनस R1, और डेल्टा T क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज, हम यहाँ पर से जो निकलेगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, क्योंकि हम टाइम इंटरवल के बीच निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मुझे ये टाइम T है, इस T पे, इस पर्टिकुलर T पे ही क्या रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट द टाइम T, इस टाइम T पे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, अगर मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? उस केस में हम निकालते हैं आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, हम यहाँ पर एवरेज निकालने कि इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। अब हम क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस रेट में क्या बोल रहे हैं? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, इस इंटरवल पे कितना उसका रेट ऑफ रिएक्शन था। तो इसके निकालने के लिए अगर हम ग्राफिकल मेथड से निकालना चाहें तो स्लोप ऑफ दिस कर्व, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज़ दी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो होता है। और क्या हो सकता है? यहाँ पर देखो, अगर मैं टाइम इंटरवल, यहाँ पर देखो कोई टाइम इंटरवल नहीं है, यहाँ पर एक टाइम इंटरवल है, तो अगर ये टाइम इंटरवल ज़ीरो हो जाए, T2 माइनस T1 ज़ीरो हो जाए, तो मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर मुझे रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए इस पॉइंट का, तो मैं क्या करूँगी? इसको पास ले आऊँगी, T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब आर इंस्टेंटेनियस कब निकालते हैं? जब आर एवरेज में डेल T इज टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको डिनोट करते हैं dt dr माइनस dt से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम dr बाई dt से। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में बस यही अंतर है कि एवरेज निकालते समय हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्या बताता है? चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम इंटरवल। ठीक है, पर इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम पे हम लोग ले रहे हैं, तो डेल T क्या है? ज़ीरो। एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, कोई इंटरवल नहीं है वहाँ पर। कोई इंटरवल है यहाँ पर? नहीं, देयर इज़ नो इंटरवल। वही T2 है, वही T1 है, मतलब T2 माइनस T1 क्या हो गया? ज़ीरो। तो डेल T इज टेंस टू ज़ीरो इन केस ऑफ दिस, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस और उसको हम डिनोट करते हैं माइनस dr बाई dt से। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि इंस्टेंटेनियस हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेते हैं और एवरेज हम दो टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और अगर डिनोशन में देखें तो डिनोट इसको डेल्टा आर बाई डेल्टा टी करते हैं और उसको डी आर बाई डी टी करते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। आर एवरेज तो अभी तक हम जो पढ़े ना सेम टू सेम वैसे ही आर एवरेज निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं? डी आर बाई डी टी, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है। ठीक है, आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो डी आर बाई डी टी क्या बताता है? आर इंस्टेंटेनियस।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक, सेम चीज़ आप प्रोडक्ट में भी बना सकते हो। प्रोडक्ट में आपको अगर निकालना है तो ये सपोज T1 है, ये T2 है, ठीक है, ये T1 था, ये T2 था, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, आर एवरेज इस है ना, क्योंकि ये हम टाइम इंटरवल है। पर अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इस टाइम पे अगर निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, आर इंस्टेंट। आर एवरेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और आर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आर एवरेज इज इक्वल्स टू होगा माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। आर इंस्टेंटेनियस होता है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, वे डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं है, मतलब T2 माइनस T1 0 है, इसलिए कह रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। तो इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है तो इस तरीके से लिखेंगे। सो माइनस डी आर बाई डी टी, ये हो गया हमारा आर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला। सिमिलरली आर इंस्टेंटेनियस डी पी बाई डी टी भी हो सकता है अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में देखें तो। सो क्लियर हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में एकदम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, तो उस इनिशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टी इक्वल्स टू 0 पे ही निकाल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या रखेंगे, टी इक्वल्स टू 0। आर इनिशियल क्या होता है, डी आर बाई डी टी, टी टेंस टू 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी पी बाई डी टी, टी टेंस टू 0, टी इज इक्वल टू 0। या अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं डी सी बाई डी टी, टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसको सीधा C लिख सकते हैं, C इज डिनोट द कंसंट्रेशन। तो R इनिशियल क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट T इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन का चेंज किस टाइम पे, T इक्वल टू 0 पे क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक है, सो R इनिशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट T इक्वल्स टू 0। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, T इक्वल्स टू 0 को छोड़ के कोई भी टाइम पे। अगर T इक्वल्स टू 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, R इनिशियल। बट यहाँ किसी भी दूसरे टाइम की बात करें तो हम क्या निकालते हैं, R इंस्टेंट। R इनिशियल मतलब टाइम T इक्वल्स टू 0 में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पे, ये वाले टाइम पे T1 पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, T2 पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, इस T पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको निकालते हैं। एवरेज में क्या निकालेंगे, दो टाइम इंटरवल के बीच में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, कि T2 T1 दो टाइम इंटरवल है, इनके बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। समझ में आ रहा है डिफरेंस, आर एवरेज, आर इंस्टेंटेनियस और आर इनिशियल में। ठीक है, इनिशियल मतलब इस T इक्वल्स टू 0 पे व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, सो आर इनिशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल्स टू 0। यहाँ डेल टी टेंस टू 0 है। डेल टी क्या है, डेल टी मतलब टाइम इंटरवल। यहाँ कोई अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ कोई टाइम इंटरवल है ही नहीं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, इसलिए डेल टी टेंस टू 0 था वहाँ पर, और यहाँ टी इज इक्वल टू 0 है। तो डिफरेंस समझेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। एक न्यूमेरिकल बता देते हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, डी सी बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, सो रिएक्टेंट रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज दिस। ठीक है, रिएक्टेंट
रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन एज दिस। तो एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। आपको क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ इनिशियल रेट। हमको क्या फाइंड करना है, इनिशियल रेट। सो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है, इनिशियल रेट क्या होता है अगर मैं देखूं, सो आर इनिशियल क्या होता है, इट इज डी बाई डी टी डी सी बाई डी टी एट टी इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो हमको क्या पहले फाइंड करना है, डी सी बाई डी टी फाइंड करना है, ठीक है। सो सी क्या है, सी देखो 5 + 30t - 2t स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डी सी बाई डी टी। तो कैसे करेंगे, डी बाई डी टी 5 + 30t - 2t स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जनरली जो बायो वाले हैं उनको डिफ्रेंशिएशन में, वैसे तो अभी मैथ्स में भी आप लोग पता नहीं डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे कि नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बाई डी टी, डी 5 बाई डी टी, इन सबको अलग अलग लिखूंगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 30t प्लस डी बाई डी टी माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। इसको अलग अलग मैंने लिख दिया, डी बाई डी टी का सबको ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी टी का उसको सब में लगा दिए इस तरीके से। अब आपको पता नहीं डिफ्रेंशिएशन याद होगा कि नहीं, फिर से बता देते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर n, ठीक है। अगर टी टू द पावर n का हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये होता है n टी एन माइनस 1, ठीक है। क्या होता है, n टी एन माइनस 1, मतलब जो पावर है उसको सामने लिख देंगे और यहाँ पर जो पावर है वो एक माइनस हो जाएगी। और अगर कोई कांस्टेंट है, डी बाई डी टी कोई कांस्टेंट k है, तो उसका जो होता है 0, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 कोई नंबर है 6 7 8 9 10, क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, बट यहाँ t की वैल्यू चेंज हो सकती है, इट इज़ वेरिएबल। सो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। कांस्टेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आता है। पर अगर कोई वेरिएबल टर्म्स हैं तो उसको अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या होता है, n t टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। सो कहाँ लिखें, यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, d बाई डी टी टी टू द पावर n टू द n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1, डी बाई डी टी ऑफ कोई कांस्टेंट का क्या होता है 0, ठीक है। तो चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर। अभी देखो ये कांस्टेंट है 5 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसका तो हमको डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है, सिर्फ t का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 30 को एज इट इज़ लिख दो, ओके। अब t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, t का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इस पे जो पावर है वो सामने आ जाएगी, इस पे किसकी पावर है, 1 की पावर है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, जो भी पावर है उसको -1 से सब आप -1 करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अब इसको करते हैं तो ये -2 सामने आ जाएगा, ठीक है। ये जो -2 है उसको मैंने सामने लिख दिया, जो -2 था उसको सामने, डी बाई डी टी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को कैसे लिखूंगी मैं, 2 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। इस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट जब मैं करूँगी तो क्या लिखूँगी, 2 इंटू टी इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है। क्या हो रहा है, n जो पावर है ये वो सामने आएगा और t होगा और उस पावर पे -1 हो जाएगा, तो मैंने वही कर दिया, वहाँ पर 2 को सामने लिख दिया और जो पावर है उसमें -1 कर दिया। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये हो जाएगा 30t माइनस 40, 30 माइनस 40, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और t टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 30 माइनस 40, और हमको क्या निकालना है, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, डी सी बाई डी टी निकालेंगे और उस पर t इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। सो आर इनिशियल, ठीक है, डी सी बाई डी टी एट t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 रख दो, 30 माइनस 40 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 30। तो आपका रेट क्या हो गया, 30 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बोर्ड का नहीं है, ये नीट वगैरह में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, नीट IITs में। बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी से आपको बता दिए इनिशियल रेट के लिए क्या होता है, समझ में आया। तो क्या है इसमें, हमने क्या देखा,
जो कंसंट्रेशन है उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्योंकि हमको इनिशियल निकालने के लिए t=0 रखना तो मैंने t=0 रख दिया। अब डिफ्रेंशिएशन जो है आना चाहिए, बायो वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको ऐसे ही मैथ से डर लगता है और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है डिफ्रेंशिएशन क्यों समझ में नहीं आ रहा है, अरे आप इसके 10 वीडियोस आप देखोगे ना डिफ्रेंशिएशन कैसे करते, 10 बुक पढ़ सकते हैं आप इस पे। पिछले साल भी डिफ्रेंशिएशन आपने मैथ्स में किए, अभी भी फिजिक्स में कर ही रहे होंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन जो है जहाँ आता है ना, बायो वाले ऐसे ही हाथ पैर उनके फूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, पर जो इस चीज़ को समझ गया ना, ये समझने की कोशिश करोगे ना, तभी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो वो मीडियोकर रह जाओगे, और मीडियोकर्स की लाइफ जो होती है ना बेकार ही होती है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अचीव द एक्सीलेंस, है ना। मीडियोकर रहने से कोई मतलब नहीं होता। तो ये था डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है, n इंटू टी टू द पावर n-1। ये इतना सिंपल है ना कि जो पावर है उसको सामने रख देंगे। यहाँ t पे क्या पावर है 1, ये जो कांस्टेंट है ना इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो 30 को बाहर निकाल दो और इसका डिफरेंशिएशन करो t का, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू टी टू द पावर 1-1, क्योंकि n-1 होता है। n क्या है, पावर है ना, यहाँ पर n क्या है, पावर है, तो वहाँ से ये बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं हैं, इस बोर्ड में तो नहीं आते हैं। आगे चल के पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर अभी से आप डर जाओगे डिफरेंशिएशन से तो आगे पूरा जो चैप्टर है वो मुश्किल हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ बोर्ड के पॉइंट से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक। सो क्वेश्चन है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर NO, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBr। सबसे पहले क्या गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज फाउंड टू बी दिस। सो NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। वो कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ऐसे ही लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या निकालना है, कंजम्पशन ऑफ NOBr। तो जब भी ऐसा है ना, सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिख लो, जिसको हम ROR बोल सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलते हैं, लिखते हैं माइनस डेल। अच्छा, इस डेल की जगह अगर मैं D लिखूंगी ना तो भी सही रहेगा ना। अगर मैं डेल की जगह क्या लिख रही हूँ, D NOBr/dt, ठीक है। डेल्टा की जगह अगर मैं D लिखूं, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों ही सही है, डेल्टा भी सही है, D भी सही है, ओके। तो अगर मैं डेल्टा लिख रही हूँ तो भी सही है, और अगर कभी किसी बुक में अगर ये D लिखा है वो भी सही है, दोनों के दोनों ही सही है। यहाँ माइनस क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड का है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम क्या लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 1/2 करते हैं, याद आएगा। स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखना है, तो ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 1/2 NO/ΔT लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Br2/ΔT, ये भी लिख सकते हैं ना। आपको सिखाया था लास्ट क्लास में ROR लिखना रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट के टर्म में हो गया और ये दो प्रोडक्ट के टर्म में हो गया। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOR। तो मुझे ये निकालना है और ये निकालना है। क्या गिवन है मुझे,
ये गिवन है मुझे, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ये गिवन है। तो मुझे ये डेटा गिवन है ना, बाकी सब तो इक्वल है, तो इक्वेट कर करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालती हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं NO के टर्म में कैसे लिखूंगी, 1/2 डेल्टा NO बाई डेल्टा T, ठीक है, 1/2। इसकी पूरे की वैल्यू गिवन है आपको 1.6 × 10⁻⁴, तो ये कितना हो गया 0.8 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये मिल गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NO, मतलब ये निकालना है। ये किसके इक्वल है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 डेल्टा NO बाई डेल्टा T, ठीक है। ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो गया, और इसकी पूरे की वैल्यू क्या है 1.6, तो ये मेरा आ गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NOBR, ठीक है। NOBR का रेट ऑफ कंजम्पशन यही है, एंड दिस इज दी ROR, ठीक। अगर ये चीज़ें तभी समझ में आएगी अगर आपको लास्ट क्लास का समझ में आया कि रेट ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। आपको लास्ट क्लास में जो लिखाया था ना, वो पहले आप अच्छे से उसको समझेंगे, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आया ना कि रेट ऑफ कंजम्पशन मतलब डिसअपियरेंस है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको लिखाया था लास्ट क्लास में, उसी से ही बनेगा ये। दिस इज दी रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा NO बाई डेल्टा T, मतलब प्रोडक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट था, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन प्लस में होगा क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन। और जब हम रेट ऑफ कंजम्पशन की बात करते हैं तो हम रिएक्टेंट साइड का निकालेंगे, और क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, ये होगा माइनस में, है ना। जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन लगाते हैं तो हम स्टोइकियोमेट्री को, कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजम्पशन निकाल रहे हैं तो हम स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करते, बट जब हम ROR निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तब हम जितने भी स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं उसको भी कंसीडर करेंगे। याद रखेंगे ये चीज़, दोनों में अलग अलग है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो देखो मैंने यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट था NO का, उसको कंसीडर किया है क्या, नहीं किया है। तो जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं या रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाल रहे हैं तो उस समय स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं करेंगे, बट जब ROR निकालेंगे, जब ROR के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे तो उस समय आप जो है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये निकल गया, ठीक। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे ना, सबसे पहले आपका काम तो ये रहेगा कि आप ROR लिख दो, और ROR लिखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरीके से मुझे डेटा फाइंड करना और क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो आपका पहला, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका पहला काम रहेगा ROR लिखना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। For a reaction H2 plus I2 gives 2HI, the rate of disappearance of H2 is 1 × 10⁻⁴ mole per liter per second. Find the rate of appearance of HI. Okay, rate of appearance of HI निकालना है। क्या गिवन है, rate of disappearance of H2, ठीक है। rate of disappearance of H2 क्या हो जाएगा, डेल H2 बाई डेल T, और डिसअपियरेंस इसलिए माइनस साइन लगेगा। इट इज़ 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। तो पहले ROR लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम H2 और HI के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो ऐसे ही आएगा। क्यों आएगा ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे।
ठीक है। तो अब देखो हमको ये गिवन है, हमको ये निकालना है, निकल जाएगा। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, कर दो इक्वेट। ठीक है, ये हमको गिवन है, ये कितना है 1 × 10⁻⁻⁴। सो डेल एच आई बाई डेल टी कितना हो गया 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ ना। हमने क्या लिखा, पहले हमको गिवन था क्या था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। सो दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, डेल H2 बाई डेल टी। इट इज़ दी माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि देयर इज़ अ डिसअपियरेंस, कंसंट्रेशन की कमी हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, वो हमको गिवन है। हमको क्या निकालना था, रेट ऑफ अपीयरेंस। दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI, डेल HI बाई डेल टी, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है, ये निकालना था हमको। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या लिखा, पहले ROR। ROR का फॉर्मूला क्या होगा, ROR जो होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। और हम क्या लिखेंगे, HI के टर्म में इसको लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 × डेल HI बाई डेल टी। अगेन मैं बोल रही हूँ, जब हम ROR लिखेंगे तब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कोफिशिएंट को कंसिडर करते हैं, बट जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं तो उस केस में हम स्टोइकियोमेट्रिक को कैलकुलेट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट किया हमने, ये दोनों को। ठीक है, ये वैल्यू गिवन थी, वहाँ से हमने निकाल लिया डेल HI बाई डेल टी। ठीक है, तो यही फाइंड करना था, दिस इज द आंसर। तो ROR लिखने आना चाहिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस जो है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हम लोग एग्जाम्पल 4.2 करेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक ले लीजिए आप, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ठीक है, द decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, N2O5 का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। ठीक है, N2O5 का जब डिकम्पोजिशन कराए तो जब इनिशियली जो N2O5 का कंसंट्रेशन था वो कितना था 2.33 मोल पर लीटर। तो चलो इसको लिखते हैं, जो डेटा गिवन है। दिस इज एग्जाम्पल 4.2। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज 2.33 मोल पर लीटर। ठीक है, आफ्टर 184 मिनट्स, 184 मिनट्स के बाद, मतलब ये क्या है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी कितना है 184 मिनट्स, इट इज़ रिड्यूस टू 2.08 मोल पर लीटर। और वो कितना हो जाता है फाइनल, इसको आप क्या ले लो फाइनल, फाइनली उसका कितना हो जा रहा है 2.08 मोल पर लीटर, ये उसका कंसंट्रेशन हो जा रहा है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, है ना, केमिकल रिएक्शन गिवन है आपको, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ROR कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट और सेकेंड। ठीक है, हमको आवर्स में भी फाइंड करना है, मिनट्स में भी फाइंड करना है और सेकेंड में भी फाइंड करना है। उसके बाद बोलता है व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 भी निकालना है। तो हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, एवरेज रेट मतलब R एवरेज फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो R एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ N2O5, क्योंकि हमको N2O5 का कंसंट्रेशन गिवन है,
तो हम N2O5 के टर्म में अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखें या ROR का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, -1/2 डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T। ठीक है, अब यहाँ पर हम ROR निकाल रहे हैं, एवरेज रेट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं किया है। जब मैं ROR या एवरेज रेट निकाल रही हूँ तो उस समय मैं इसको कंसिडर करूँगी 1/2 दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा N2O5, डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे। तो फाइनल कितना है 2.08 माइनस इनिशियल कितना है 2.33 डिवाइड बाई डेल्टा टी कितना है 184 मिनट्स। ठीक है, तो पहले हम मिनट्स में निकालेंगे, फिर आवर्स में, और उसके बाद सेकेंड में निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करो। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। ये मिनट में आ गया आंसर क्योंकि हमने 184 मिनट रखा। अब इसी को आप सेकंड में कन्वर्ट करो और आवर में भी कन्वर्ट करो। सो आप 184 मिनट को अगर आवर में करते हो, है ना, ये मिनट है। अब इसको जब आवर में करोगे तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करोगे इसको, है ना। इसको मिनट को क्या करोगे 60 से डिवाइड, तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ होगा ना डिवाइड बाई 60, 184 मिनट को जब मैं 60 आवर में कन्वर्ट करूँगी तो डिवाइड बाई 60 करूँगी। 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं, है ना। मैं ये कर रही हूँ मिनट्स को आवर में चेंज करूँगी, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड। सो 184 को मैं 60 से डिवाइड करूँगी तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या आएगा आंसर, अगर मुझे इसको मिनट्स के आवर के टर्म में लिखना है तो मैं कुछ नहीं, इसको अगर आवर के टर्म में लिखना है तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर आवर के टर्म में। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये समझ में है ना। ये देखो मिनट्स को जब मैं अगर चेंज करूँगी आवर में तो 60 से डिवाइड करूँगी, 60 क्योंकि डिवाइड बाई डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली 60 ऊपर आ गया। तो अब इसका जो आंसर है वो आता है 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर आवर। ठीक है, अब आवर में आ गया। अब इसको मुझे सेकंड में चेंज करना है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए जो है ये जो डेटा है इसको मैं क्या करूँ 60 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ये मिनट है, मिनट को 60 में चेंज करने के लिए क्या करेंगी, देखो ये मिनट है, इसको मैं क्या करूँगी 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब भी सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, तो ये आंसर आ जाता है 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको मिनट में निकालना था, आवर में निकालना था और सेकंड में निकालना था। ठीक है, सो मिनट से आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और मिनट को, ये जो मिनट है इसको सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड किया है। तो अगर आप लोगों को इतना मैथ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे तो रीज़न बहुत ईजी है कि जो मिनट्स था, मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए हम 60 से इसको क्या किए डिवाइड किए, तो 60 ऊपर चला गया फाइनली, इसलिए मैंने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया है। अब 184 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो डिवाइड में ही रहेगा ना, ये तो इसके तो डिवाइड में ही रहेगा ओवरऑल के, तो इसलिए ये ओवरऑल के डिवाइड में आ गया सेकंड में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि मिनट में, आवर में, सेकंड में चेंज करो। जनरली ऐसे क्वेश्चन 50% चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के, आवर, मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। दिस ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये पहला था हमारा आर एवरेज निकालना था मिनट, आवर और सेकंड में। अगले बार हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट डेल ये निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, सो NO2 के टर्म में ROR कैसे लिखेंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ। रिएक्शन में फिर से लिख देती हूँ, N2O5
4NO2 + O2। मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो मैं इसको एवरेज रेट के टर्म में किस तरीके से लिखूंगी? ठीक है, ROR बराबर, अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में R एवरेज लिखती हूँ, या ROR दोनों एक ही होता है। अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में R एवरेज लिखूंगी तो कितना होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय 4। क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है। मुझे क्या फाइंड करना है? इतना फाइंड करना है। मतलब मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो मेरा वो निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा R एवरेज इंटू 4। तो R एवरेज मैंने निकाल लिया है। मिनट, सेकेंड, किसी पे भी टर्म में आप ले सकते हैं। मिनट के टर्म में मैंने ये निकाला था, इंटू क्या कर दूंगी? 4 कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा, इट इज़ 2.72 इंटू 10⁻⁻5 की -3 पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखेंगे, मिनट में निकाला था हमने, इसलिए ये पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? इसमें क्या निकालना है हमको? R एवरेज निकालना था और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 उसको निकालने के लिए पहले मैंने R एवरेज का फॉर्मूला लिखा NO2 के टर्म्स में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आप पता नहीं पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं, पर पेपर में लिख के आ गया है कि अगर 9th to 12th के बच्चे स्कूल आना चाहें टीचर से कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, तो वो आ सकते हैं। ठीक है, पेपर में आया था उस दिन। तो पर यू नीड टू हैव द पेरेंट्स कंसेंट लेटर विथ यू। आप पेरेंट्स से कंसेंट लेटर लेके स्कूल आ सकते हैं और आपके जो भी डाउट हैं उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैसे तो मैंने समझा दिया आपको, बट इस न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हुआ तो आप स्कूल आके पर्सनली एक लेटर के साथ स्कूल आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ तो इस क्वेश्चन में। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल ज़रूर से आते हैं, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है 4.1, 4.2, ये आप खुद से करके देख लेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा इट विल बी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, यू कैन ऑल्सो कम टू द स्कूल फॉर योर doubts. Okay, thank you.